हाँ, तो अपना एग्जाम्पल ये था, 4 प्रोसेस थे, उनका अराइवल टाइम इन मेमोरी दिया हुआ था, और बर्स्ट टाइम मतलब सीपीयू टाइम। तो बर्स्ट टाइम से मतलब है कि वो प्रोसेस या प्रोग्राम हमारा कितना टाइम लेगा प्रोसेस होने में, अगर उसको सीपीयू मिल जाए तो इस एग्जाम्पल में हमने प्रीवियस लेक्चर में ये चार्ट जो नीचे बना हुआ है, जो गैन चार्ट, वो शो हो रहा था सभी को। सर हाँ, नहीं सर। नहीं नहीं शो हो सर। रहा था। अच्छा, मोस्टली लोगों को नहीं हो रहा था। नहीं सर। ओके, तो सर ये दिख दैट ही नहीं रहा था, अच्छा, इसीलिए तो ओके, कंफ्यूजन हो रहा था। ओके दैट वाज द प्रॉब्लम एक्चुअली। अदरवाइज मुझे नहीं लगता था कि इतना टाइम लगता। और किसी ने पॉइंट आउट भी नहीं किया जब मैं बोल रहा था, तो हो सकता है धोखे से क्या है कि मैंने दूसरी स्लाइड शेयर कर दी हो। ये रहा होगा कि वो वर्ड फाइल शेयर हो गई होगी सर दूसरी। तो उस स्लाइड में एग्जाम्पल था, तो हम लोग समझ रहे थे एग्जाम्पल एक्सप्लेन कर रहे हैं। नहीं, एग्जाम्पल ही है, लेकिन वो वर्ड फाइल थी क्या जो मॉर्निंग वाली सेशन में शेयर हो रही थी? यस तो सर। अच्छा, तो ठीक है, एग्जाम्पल अपना ये रहा, और उसका गैन चार्ट मैंने नीचे बनाया हुआ है। उसको गौर से देखो, गौर से देखो तो आइडिया क्लियर हो जाएगा। अराइवल टाइम से मतलब समझ लो कि प्रोसेस का यानी प्रोग्राम का मेमोरी में आगमन, किस टाइम पर वो आया। अगर हम पहले प्रोग्राम को 0 से काउंट कर रहे हैं, तो उसके बाद जो प्रोग्राम आ रहे हैं वो उसके रिस्पेक्ट में किस किस टाइम पर आ रहे हैं, हमारा पर्पज ये है। और बस टाइम से मतलब ये होता है कि उस प्रोसेस को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, कितना मतलब कितने यूनिट उसको सीपीयू टाइम चाहिए, ये मतलब है बस टाइम से मतलब। बस टाइम इसलिए लिखा जाता है, सीपीयू टाइम नहीं लिखा जाता है। बस टाइम इसलिए कि एक प्रोग्राम को जरूरी नहीं कि सीपीयू कंटिन्यूस मिले। तो अगर एक प्रोग्राम को सीपीयू कंटिन्यूस नहीं मिलता है और रुक रुक के मिलता है, तो भी टोटल उस प्रोग्राम या प्रोसेस को 7 यूनिट चाहिए। अगर 2 यूनिट के लिए मिला सीपीयू पहली बार, फिर 3 के लिए मिला, फिर 1 के लिए मिला, फिर तो टोटल इस तरह जितनी इतनी देर के लिए सीपीयू मिलेगा, उसको 7 मिली सेकेंड। बेसिकली ये मिली सेकेंड के ऑर्डर का ही होता है, माइक्रो सेकेंड टू मिली सेकेंड। ये आवाज ठोकने की कहाँ से आ रही है? श्याम, किसका है म्यूट, अनम्यूट किसका है? सर श्याम शर्मा है। श्याम शर्मा अनम्यूट कर लो खुद को। हाँ, क्या घर में कुछ कटाई छटाई चल रही है? हाँ, सर मेरे नहीं, सर मेरा तो कुछ नहीं, शिवानी का सर ऑन ऑन था। ओके, एनीवे, तो सी दिस चार्ट जो नीचे बना हुआ है, आई थिंक सभी लोग उसको देख पा रहे हैं। इसमें क्या है कि P1 है, फिर P3 है, फिर P2 है, फिर P4 है। दिस इज द ऑर्डर ऑफ प्रोसेसिंग। तो इनका जो ऑर्डर है प्रोसेसिंग का, वो आई थिंक समझ पा रहे होगे तुम कि P1 के बाद P3 क्यों है, P2 क्यों नहीं है। ठीक है ना, ये चीज क्लियर है सभी को? P1 फिर P3 फिर P2 प्लस P4 है। यस सर। हाँ, क्योंकि ये हमारा है SJF, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। शॉर्टेस्ट जॉब से मतलब जिसको कम वर्स्ट टाइम चाहिए, कम सीपीयू टाइम चाहिए। तो P1, अब ऐसा है ना कि तुम सोचोगे फिर P1 को तो सबसे ज्यादा चाहिए, तो P1 क्यों है पहले? वाई P1 इज एट द बिगनिंग? अराइवल टाइम। क्या रीजन है? ऐसे तो P3 सबसे पहले होना चाहिए, फिर P2, P4, P1 बाद में होना चाहिए। सर हम्म। सर अराइवल सर टाइम सर सर उसका अराइवल टाइम 0 है। हाँ, ठीक है ना, क्योंकि स्टार्टिंग में। टाइम से तो निकाल सकते हाँ, हैं, कर लेंगे टाइम से। क्या कह रहे हो प्रशांत, तुम्हारी आवाज थोड़ा कम आ रही है। हाँ, बोलो। हाँ, उसका रीजन ये है ना कि जब 0 टाइम पर और कोई प्रोसेस था ही नहीं मेमोरी में। अगर अराइवल टाइम 0 होता किसी और का, तो फिर वो वाला चलता।
तो मेमोरी में अराइवल टाइम 0 है, इसका मतलब केवल P1 है, तो वही चलेगा चाहे उसका बस टाइम कुछ भी हो। तो P1 है और इसको हम कह रहे हैं नॉन प्रीम्प्टिव। मतलब ये है कि CPU जिस प्रोसेस को मिल जाएगा उसको कंप्लीट करके ही छोड़ेगा, बीच में CPU उससे बाहर नहीं जाएगा, उससे अलग नहीं होगा। और जो हम बाद में अभी प्रीम्प्टिव डिस्कस करेंगे उसमें क्या है कि CPU वॉलंटरली उससे रिमूव हो जाएगा डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। तो वो बाद में देखेंगे, अभी इसके बाद एग्जांपल। तो इसमें देखो P1 7 सेकंड के लिए रन हुआ पूरा कंप्लीट। उसके बाद जब 7 सेकंड ये चल गया तो फिर CPU शेड्यूलर ने मेमोरी में चेक किया, तो कम बस टाइम वाला दूसरा जो प्रोसेस मिला वो मिला P3। तो P3 को उसने चलाया एक से एक, ये 1 सेकंड मान लो, 1 मिली सेकंड जो भी है, तो 1 सेकंड के लिए P3 को चलाया। फिर P3 के बाद अब ये दो कंप्लीट हो गए, P1 और P3। मेमोरी में कौन कौन बचा? P2 और P4। तो P2 और P4 का जो बर्स्ट टाइम है वो दोनों का बराबर है, 4 सेकंड। तो अब कैसे डिसाइड होगा कि कौन सा प्रोसेस CPU के थ्रू चलेगा? OS कैसे डिसाइड करेगा इसमें? सर देखा जाएगा कौन पहले आया है सर। हाँ एग्जैक्टली। अब सर क्या मेमोरी है, में पहले कौन आया है? नहीं ये नहीं देखा P2। जाएगा। हाँ हाँ ठीक ठीक, ओके यू आर राइट। मतलब FCFS, अगर दो प्रोसेसेस यस का सर। CPU टाइम, CPU को लगने वाला जो टाइम है बस टाइम वो बराबर है, तो फिर वहां पे ये डिसाइड होगा FCFS से कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो पहले आया उसको वो प्रोसेस हो जाएगा। तो P2 पहले आया था तो वो 8 से 12 सेकंड के लिए प्रोसेस हो जाएगा, और बचा फिर लास्ट में P4 तो 12 से 16। आई थिंक ये डायग्राम सभी को क्लियर है, ठीक है। अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो अब तुम इस डायग्राम को देख के, जो गैंट चार्ट बोलते हैं इसको, इसको देख के सभी का सेपरेट वेटिंग टाइम निकाल सकते हो। वेटिंग टाइम निकालने यस में सर। किसी को कंफ्यूजन तो नहीं? वेटिंग टाइम का मतलब ये है कि जब प्रोसेस मेमोरी में आया और आने से लेकर कितना देर उसको वेट करना पड़ा जब CPU मिला। तो अब अगर हम इससे देखें तो जो P1 0 उस पे आया था तो उसको तुरंत CPU मिल गया, तो उसका तो वेटिंग टाइम 0 है। P2 को मिला कब? वो सॉरी P3 को, जब P1 कंप्लीट हो गया। तो P3 को मिला 7 सेकंड पर, 7वें सेकंड पर CPU प्रोसेस होने के लिए, और उसको 1 यूनिट चाहिए था, तो 7 से 8 वो प्रोसेस हो गया। तो P3 को कितना वेट करना पड़ा? कौन बताएगा P3 को कितना वेट करना पड़ा आने से लेके और CPU मिलने तक? CPU यहाँ मिला ना उसको 7वें सेकंड पर, और आया था वो 4 सेकंड में, चौथे सेकंड में। तो P3 के लिए कितना हो गया वेटिंग टाइम? सर 3। हाँ, क्योंकि 7 पे शुरू हुआ उसका प्रोसेसिंग। अरे ऐसे मान लो कि जैसे तुम एग्जाम दे रहे हो, कोई 8:40 पे आया, कोई मतलब 8:20 पर आया, कोई 8:50 पर आया, और पेपर कब शुरू हुआ? तो तुम्हारे केस में तो चलो वो 9 बजे ही शुरू होता है, लेकिन यहाँ जो है वो ये है कि CPU कब मिला उसको और कब आया था। बस ये सेपरेट, जितनी देर वेट करना पड़ा उसमें कहाँ कोई दिमाग लगाना है, कुछ दिमाग वाली चीज ही नहीं है। तो P3 के लिए वेटिंग टाइम हो गया 7 - 4, 3 यूनिट। और इसी तरह P2 है, इसको वेटिंग टाइम कितना आया? चार्ट से देखो, P2 के लिए वेटिंग टाइम, P3, हाँ P2 के लिए, सर क्योंकि 6 होगा सर, 6 होगा। हाँ 8 6 होगा सर। 2। और P4 के लिए 7। सर 7 होगा। ठीक है, 12 पर CPU मिला उसको, और उसको मिलना 5 चाहिए था सेकंड सर में आया 5 था पे। वो। हाँ 5 सेकंड पर आया था, तो 7 सेकंड वेट करना पड़ा। तो इस तरह हमारा यस सबका सर। अलग अलग वेटिंग टाइम आ गया। और क्वेश्चन में अगर ये एवरेज पूछा गया है तो उसको जितने प्रोसेस हैं उससे डिवाइड कर दोगे।
अगर ये जरूर ध्यान रखना कि कहीं 3 प्रोसेस दिए हों तो 4 से ना डिवाइड कर देना। दिमाग में ये रहता है ना कि सर ने तो ये क्लास में बताया था कि 4 से डिवाइड करना है एवरेज के लिए, बिना देखे कि कितने प्रोसेस हैं कितने, वो सब चीज, ये सब चीज लॉजिकल है। तो इस तरह हमारा वेटिंग टाइम, एवरेज वेटिंग टाइम निकल आया। अब टर्न अराउंड टाइम निकालो इस चार्ट से, हर एक का अलग अलग कैसे निकालोगे? टीएटी सर। हाँ टीएटी, क्या होता है टीएटी? टर्न अराउंड टाइम। कैसे डिफाइन करते हो इसको? जो से कंप्लीट टाइम होगा उसमें से अराइवल टाइम हाँ, वन का होगा 7। जिस टाइम पर फिनिश हुआ है उसका एग्जीक्यूशन, हाँ, उसमें से P1 का अराइवल होगा सर, टाइम हटा दोगे। P1 का होगा सर 7, P2 का आएगा 10, P3 का आएगा देखो 4, P1 का P4 का होगा आएगा 7, क्योंकि 0 पर आया था, 7 पे फिनिश हुआ। और P2 ये है बाद वाला। 10 होगा सर। हाँ 12 माइनस 2। P3 का 4 सर। 8 माइनस 4, 4 हो जाएगा। और P4 का 11 सर। तो ये आ गया अपना 32 यूनिट। ठीक है, इसको 4 से डिवाइड कर दोगे तो एवरेज आ जाएगा। तो ये हो गई अपनी नॉन प्रीम्प्टिव। एक्चुअली पिछले मॉर्निंग वाली क्लास में स्क्रीन नहीं शेयर हो रही थी, तो दैट वाज द प्रॉब्लम एक्चुअली। तभी मैं भी यही सोच रहा था कि भाई ऑल ऑफ यू आर नॉट एबल टू ग्रैस्प द थिंग कि मैं जो बता रहा हूँ। ठीक है, अब सेम एग्जाम्पल को हम करते हैं प्रीम्प्टिव शेड्यूलिंग से। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम इस केस में प्रीम्प्टिव शेड्यूलिंग यूज करता है, प्रीम्प्टिव, ये सेम एग्जाम्पल है। अब प्रीम्प्टिव के केस में देखो क्या अंतर पड़ेगा, कोई बताएगा? प्रीम्प्टिव का मतलब ये है कि सीपीयू किसी भी प्रोसेस से हट सकता है बीच में, ये मतलब है सिंपल। नॉन प्रीम्प्टिव में कि जिसको सीपीयू मिल गया उसी के पास रहेगा जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाता। तो इस केस में देखो अंतर क्या पड़ेगा कि स्टार्टिंग में देखो P1 है, 0 सेकेंड पर आया तो सीपीयू इसको मिल जाएगा P1 को। अब जब 2 सेकेंड होंगे, जब 2 सेकेंड बीत जाएंगे, तो 2 सेकेंड बाद ये P2 आ गया, P2 आ गया ना। तो अब सीपीयू डिसाइड करेगा कि किसको कम टाइम चाहिए। तो P2 को कितना टाइम चाहिए? 4 यूनिट। और P1 को कितना चाहिए? जब P2 आया तो P1 को कितना सीपीयू टाइम और चाहिए? सर 5। 5 चाहिए ना। तो यस P1 को सर। 5 चाहिए, P2 को चाहिए 4, तो कौन सा P2 अब रन करने लगेगा, सीपीयू P1 से हटके P2 के पास आ जाएगा। यस सर। ठीक है, अगर सपोज करो 7 की जगह ये 6 होता, सपोज करो P1 7 की जगह 6 होता, तो दूसरे सेकंड पर क्या सिचुएशन होती, कौन चलता, P1 चलता या P2? 2 सेकंड बाद सर जब P1 चलता। P1 ही चलता ना, क्योंकि P1 को भी 4 सेकंड रह जाते अगर 6 होता तो, और P2 को भी 4 सेकंड यस रह सर। जाते। लेकिन FCFS जब बराबर टाइम होता तो FCFS से कौन सा चलेगा, P1 चलता उस केस में। ठीक है, तो P1 चला कितना, 2 यूनिट, मतलब P1 2 सेकंड के लिए चला और सीपीयू 2 सेकंड बाद P2 के पास आ गया। अब जब चौथे सेकंड पर P3 आया तो P2 को तो 2 यूनिट चाहिए इस मोमेंट पर, चौथे 4 सेकंड में, 4 सेकंड बाद, क्योंकि ठीक है ना। देखो इसको चार्ट से मैंने बनाया है, इसको ये देखो, यहाँ देखो P1 चला 2 सेकंड के लिए, 2 सेकंड बाद P2 आया मेमोरी में, तो इसको 4 यूनिट चाहिए। तो P2 भी 2 सेकंड के लिए चला, क्यों? क्योंकि चौथे सेकंड में P3 आ गया था और P3 को 1 यूनिट चाहिए, जबकि P2 को कितना चाहिए चौथे सेकंड पर? P3 को चाहिए 1 यूनिट। और यहाँ पर इस
चौथे सेकंड की बात कर रहा हूँ। दिमाग लगाओ, बताओ। ये चार्ट बनाना जरूरी है तुम्हें एग्जाम में, तभी इससे सिचुएशन क्लियर होगी। 0 सेकंड से 2 सेकंड तक P1 एग्जीक्यूट हुआ, फिर CPU P2 के पास आ गया, तो 2 सेकंड से 4 सेकंड तक P2 एग्जीक्यूट हुआ। चौथे सेकंड पर P3 आ गया, तो चौथे सेकंड पर जब P3 आया तो P2 2 सेकंड तो एग्जीक्यूट हो चुका है ना, और P2 2 सेकंड एग्जीक्यूट हो चुका है, बचा इसको 2 सेकंड और चौथे सेकंड पर जब P3 आया तो P3 को तो केवल 1 यूनिट चाहिए, लेकिन चौथे सेकंड पर P2 को कितना चाहिए, 2 यूनिट। तो यहाँ पर चौथे सेकंड पर P3 1 सेकंड के लिए रन हुआ और 5वें सेकंड पर P4 आ गया। तो P4 आने के बाद अब कौन सा चलेगा ये बताओ मुझे, और क्यों चलेगा। P4 जब आया 5वें सेकंड पर तो CPU किस प्रोसेस को चलाएगा, रन करेगा। सर P1 चलाएगा। 5वें सेकंड पर क्यों चलाएगा P1। सर वो पहले आया था सर, उसको भी और 5 और चाहिए, 5 मतलब टाइम, अरे इसीलिए सर। तो कौन बोल रहे हो, चंद्र प्रकाश। यस सर। अरे तुम देखो अभी बात नहीं समझ पाए, जब 5वें सेकंड पे हम बात कर रहे हैं तो P1 तो 2 यूनिट प्रोसेस हो चुका है ना, हो गया था ना। P1 2 यूनिट 0 से 2 तक, यस सर। तो यस P1 को सर। कितना चाहिए CPU टाइम, 5 सेकंड। यस सर। और यहाँ से 2 से 4 P2 चला, तो P2 का यस सर। चार चार स्टार्टिंग में चाहिए था, 2 यूनिट उस एग्जीक्यूट हो गया, तो 2 यूनिट P2 को चाहिए अब, यस और सर। P1 को चाहिए 5 यूनिट। और 4 से 5 P3 चला, तो P3 तो कंप्लीट हो गया। यस सर। तो अब 5वें सेकंड पर हमारे पास P4 है जिसको 4 यूनिट चाहिए, P2 है जिसको 2 यूनिट चाहिए, और P1 है जिसको 5 यूनिट चाहिए 5 चाहिए। तो कौन सा चलेगा। सर। P2 चलेगा। हाँ P2 चलेगा ना। भाई यहाँ यही यस तो सर। डिसाइड करना है कि मतलब शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, उस मोमेंट पर जिसको कम टाइम चाहिए वो चलेगा, ये मतलब है इसका। ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग यस में सर। जिसको, ये दिमाग लगाना है कि उस मोमेंट पर हर सेकंड बाद कि किसको कम टाइम चाहिए। अगर दो प्रोसेस को इक्वल टाइम चाहिए और 1 सेकंड बाद पहला चल जाएगा, तो फिर 1 सेकंड बाद वो दूसरा चलेगा, क्योंकि दूसरे का ठीक है। तो यहाँ पे ये P2 चलेगा 5 से 7, क्योंकि P2 को 2 यूनिट चाहिए था। तो यहाँ 7वें सेकंड पर P2 कंप्लीट हो गया, 7वें सेकंड पर P2 कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो 7वें सेकंड पर ये P2 कंप्लीट हो गया। अब 7वें सेकंड पर हमारे पास बचा क्या, P1 और P4, जिसमें P1 को चाहिए 5 यूनिट और P4 को चाहिए 4 यूनिट। तो 7 से 11 तक अब 4 यूनिट वाला जो P4 है वो यहाँ चल जाएगा, और 11वें यूनिट के बाद जो बाकी जो बचा केवल मेमोरी में प्रोसेस, वो बचा P1। तो वो पूरा P1 11 से 16 5 यूनिट वो चल जाएगा। तो आई थिंक दे ये डायग्राम जो है सबको क्लियर हो गया होगा। इसमें कोई अगर कोई डाउट हो तो मुझसे पूछो, और डाउट नहीं है तो इस चार्ट को देख के अब तुम्हें चारों प्रोसेस का वेटिंग टाइम निकालना है। सो 2 मिनट देता हूं मैं तुम लोगों को, वेटिंग टाइम निकालो। सर दो P1 का होगा 4। हाँ अभी निकाल लो, फिर मैं 2 मिनट बाद टाइम दे रहे हैं, सभी लोग ट्राई करें।
हाँ अब बताओ किसका कितना होगा। P1 का कितना होगा वेटिंग टाइम? सर P1 का 9 होगा। क्यों होगा 9? 4 4 होगा सर। हम्म, बताओ बताओ। 9 ही 4 होगा, लेकिन कैसे होगा? 9 नहीं होगा, कम। सर जब सर हम्म, सर जब इसका टीएटी निकालेंगे सर टोटल अरे राइट टीएटी टाइम। छोड़ो, अभी वेटिंग टाइम की बात। टीएटी से निकाल रहे हो क्या वेटिंग टाइम? पहले तो वेटिंग टाइम यस सर, निकालोगे ना। टीएटी निकाल के उसमें सर टीएटी निकाल के उसमें बस टाइम को घटा देते हैं तो सर वेटिंग टाइम निकल जाता है। हाँ ठीक है, वो भी सही है। वो भी तो सही सर है। ऐसे ऐसे ही हमने निकाला है सर। ठीक है, वो भी सही है। और दूसरे जो तरीके से है वो अलग अलग करके, दोनों तरीके से तुम्हें आना चाहिए। मतलब सारी चीजें क्या है, घुमा फिरा के अगर पूछी जाती है तो तुम्हें पता होना चाहिए। हो सकता है यस ऑब्जेक्टिव सर। क्वेश्चन में ये भी पूछ लें कि वेटिंग टाइम इक्वल्स टू टीएटी माइनस बस टाइम। यस तो सर। इसको देखो, P1 0 पर आया था तो 0 से 2 चला, इसमें तो कोई वेट करना नहीं पड़ा इसको। इसको वेट करना पड़ा 2 सेकंड से लेके 11 सेकंड तक। इसमें क्लियर है, डायग्राम से देखो तो भी क्लियर है। P1 को 2 सेकंड पे सीपीयू हट गया था इससे, और 11वें सेकंड पर मिला इसको, तो 2 से 11 9 यूनिट इसको वेट करना पड़ा। इसी तरह P2 को देखो, P2 का वेट टाइम कितना आएगा? सर P2 का 1 आएगा सर। देखो ये 2 सेकंड पर आया था और 2 सेकंड पे सीपीयू मिल गया था, तो यहां तो कोई वेट करना नहीं पड़ा इसको 4 सेकंड तक P2 को। अब P2 का 1 इसलिए आएगा कि 4 सेकंड से 5 सेकंड, केवल 1 सेकंड इसको वेट करना पड़ा। रुकना आ रहा। तो P2 का हो गया 1 सेकंड, ठीक है। इसी तरह P3 का, यस सर। सर P3 का 0 आएगा। 0 P3 का 0 आएगा, ठीक है। हाँ, क्योंकि P3 क्या है कि 4 सेकंड पर आया और उसी टाइम आते ही इसको सीपीयू मिल गया और तुरंत 1 सेकंड बाद फिनिश हो गया, तो P3 का 0 होगा। P4 का, सर 2 होगा P4 का। हाँ 2 ठीक, 2 ओके। सेकंड। क्योंकि ये P4 P4 का पूछ रहे हैं ना, P4 यहाँ प्रोसेस हो रहा है, तो 7 सेकंड से शुरू हुआ और 5 में पे आया था, तो 2 यूनिट हो गया P4 का। तो P4 का 2 हो गया। तो ये रहा हमारा वेटिंग टाइम, 9 + 1 + 0 + 2 12। अब इसी तरह इसका टर्न अराउंड टाइम निकालो टीएटी। सर टीएटी सर P1 का सर 16 होगा और P2 का 5 होगा और P3 का 1 होगा और P4 का 6 होगा। P1 का कितना होगा? यस सर। कितना होगा P1 का 16। हाँ ठीक है, क्योंकि 6 होगा। 3 16 पर फिनिश हुआ और आया 0 पर था। यस यस सर। सर। और P2 का जो है, सर 5। अब P2 है कहाँ, यहाँ फिनिश हो रहा है 7 पर, यस और सर आया 2 पर 7 था, 1 तो 5 7 - 2। सर और इसी तरह P3 का 1 सर P3 का 1 होगा। P3 का हाँ 1 होगा, क्योंकि जैसे ही आया वो
5 माइनस 4 4 और जो Four. P4 का बचा वो 11 6 माइनस होगा इसका 5 सर 11 पर फिनिश होगा हुआ माइनस 5 पर 11 आया था, माइनस 5 तो ये हो गया 5 हमारा TAT। एवरेज सर निकालोगे तो डिवाइड करो, 6 तो ये हो गई प्रीमिटिव। अब इस एग्जाम्पल से तुम्हें प्रीमिटिव और नॉन प्रीमिटिव समझ में आ गया होगा। यस सर प्रीमिटिव मींस के डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, जिस क्राइटेरिया के बेस पे ऑपरेटिंग सिस्टम सीपीयू को एलोकेट कर रहा है प्रोसेस के लिए, तो उस मोमेंट पर एलोकेशन के टाइम क्या क्राइटेरिया है। नॉन प्रीमिटिव में तो एलोकेशन के टाइम अगर सीपीयू ने एलोकेट कर दिया तो बीच में क्राइटेरिया भूल के और वो एलोकेट रहेगा। तो ये हमारा कंप्लीट एग्जांपल हो गया। तो एसजेएफ एफिशिएंसी की अगर हम बात करें तो इसमें ये है कि अगर कोई बड़ा प्रोसेस है ज़्यादा टाइम का और उसमें मतलब कि बड़ा प्रोग्राम है और छोटे छोटे प्रोग्राम अगर लगातार आते जा रहे हैं तो बड़ा प्रोग्राम सीपीयू के लिए वेट करता रहेगा। दिस इज द मेन प्रॉब्लम। ठीक है ना भाई, ऐसा है कि उसमें बात ये होगी कि कोई ज़्यादा एज वाला आदमी बैठा है और कम एज वाले को प्रेफरेंस देना है, तो अगर कम एज वाले लगातार आते रहेंगे तो फिर बड़ी एज वाले को प्रेफरेंस नहीं मिलेगा। ठीक है ना। और 10 मिनट्स आर रिमेनिंग। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट उस पर एल्गोरिथम पे, वो है हमारी राउंड रॉबिन। ठीक है, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ और राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग पे आते हैं। तो जो राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग है बेसिकली क्या है, प्रीम्प्टिव शेड्यूलिंग है। सीपीयू जैसे इंटरेक्टिव जो टाइम शेयरिंग वाला कंसेप्ट मान के चलो इसको, कि डिफरेंट प्रोसेसेस हैं तो सीपीयू क्या है सभी प्रोसेसेस को इक्वल टाइम के लिए मिलता है, इक्वल बिल्कुल इक्वल टाइम के लिए। तो जिस इक्वल टाइम के लिए सीपीयू प्रोसेस को मिलता है उसको हम बोलते हैं टाइम क्वांटा। अब वो ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है अपनी पॉलिसी के लिए। ऑपरेटिंग सिस्टम की अपनी पॉलिसी होती है कि उसको 1 मिलीसेकंड के लिए जो टाइम क्वांटा है वो 1 मिलीसेकंड हो या 10 मिलीसेकंड है कि 5 मिलीसेकंड है कि 4 है, कितना है टाइम क्वांटा, दैट इज डिसाइडेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो अपनी जो है ये डीबीएमएस की क्लास होगी 4:10 पर। आज तुम लोगों की कम्युनिकेशन स्किल की क्लास होगी। ठीक है, तो आफ्टर द कम्युनिकेशन स्किल क्लास ये डीबीएमएस की क्लास 4:10 पर शेड्यूल है। तो 4:10 या 4:15 4:20 अगर 5-10 मिनट लेट हो जाए तो वेट करना तुम लोग। तो हम बात कर रहे थे राउंड रॉबिन आरआर शेड्यूलिंग। तो इसका बेसिक फंडा यही है कि जितने भी प्रोसेस मेमोरी में होंगे और जो उनका टाइम ऑफ अराइवल होगा, ऑर्डर जिस ऑर्डर में आएंगे उसी ऑर्डर में सीपीयू उनको इक्वल टाइम के लिए मिलता जाएगा, और वो इक्वल टाइम है दैट इज डिसाइडेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम, और इसको हम बोलते हैं टाइम क्वांटा। तो इसको स्लाइड को रीड कर लो एक बार। तो जैसे जैसे प्रोसेस आते जाएंगे वो एक क्यू के फॉर्म में स्टोर होते जाएंगे, रेडी क्यू के फॉर्म में बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। क्यू जानते हो सभी लोग। तो क्यू में प्रोसेसेस इंसर्ट होते जाएंगे और फ्रंट ऑफ क्यू यानी जो सबसे पहले आया है उसको सीपीयू मिल जाएगा। सपोज करो कि टाइम क्वांटा 1 मिलीसेकंड है और जो पहले प्रोसेस आया उसको चाहिए 8। तो क्या होगा, 1 सेकंड के लिए वो प्रोसेस चलेगा 1 मिलीसेकंड के लिए,
और बाकी जो उसका 7 बचा वो फिर वहां क्यू के फ्रंट से हटके रियर पे एडजस्ट हो जाएगा, क्यू के फ्रंट से हटके रियर पे एडजस्ट हो जाएगा। फिर दूसरा प्रोसेस उठाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम और उसको सीपीयू एलोकेट कर देगा, फिर उसको 1 सेकंड के लिए चलाएगा। इस तरह की प्रोसेसिंग जो है वो है राउंड रॉबिन। वेरी सिंपल आइडिया कि गिव द इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम टू ईच एंड एवरी प्रोसेस। तो इसमें क्या है कि जो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट की प्रॉब्लम थी, उसमें क्या प्रॉब्लम थी एसजेएफ में जो अभी मैंने डिस्कस की? कौन बताएगा व्हाट वाज द प्रॉब्लम विद एसजेएफ? उसमें प्रॉब्लम ये थी ना कि कोई अगर बड़े ज्यादा सीपीयू बर्स्ट का प्रोसेस है तो वो वेट ही करता रहेगा सीपीयू के लिए, यस क्योंकि Last अगर में। छोटे छोटे जॉब आते रहेंगे। तो इसमें जो इस तरह की प्रॉब्लम है कि विदाउट एनी पार्शियलिटी एवरी प्रोसेस विल गेट द सीपीयू फॉर ए सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम एंड आफ्टर दैट process is executed for the time quanta, it will be removed from the front of the queue and added back to the rear of the queue। और जब उसका टर्न आएगा दोबारा से सभी को 1-1 सेकंड देने के बाद फिर उसको, तो assume this process as a cyclic process कि हर एक को बराबर बराबर टाइम और जो जितना बचा वो फिर पीछे लग जाएगा लाइन में, फिर आगे वाला प्रोसेस होगा फिर वो लाइन में लग जाएगा, जस्ट लाइक दिस वे। तो कंसीडर दिस एग्जाम्पल कि 4 प्रोसेस हैं, उनको सीपीयू बस टाइम दिया हुआ है और इसमें हम मान के चलते हैं कि जो टाइम क्वांटा है, टाइम क्वांटा मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम कितने अमाउंट ऑफ टाइम के लिए हर एक प्रोसेस को रन करेगा, यानी सीपीयू उसको एलोकेट करेगा। तो इसमें एज्यूम कर लिया हमने कि 4 सेकंड का टाइम क्वांटा है। ओके, टाइम क्वांटा इज फॉर 4 सेकंड। तो इसका अगर गैंट चार्ट हम बनाएं तो इस तरह आएगा, P1 है वो 4 सेकंड के लिए रन हुआ, फिर P2 आया। अब इसमें टाइम ऑफ अराइवल नहीं दिया मैंने फॉर सिंप्लिसिटी, अगर टाइम ऑफ अराइवल दिया हुआ है तो तुम अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर लोगे। और 4 से 8 के लिए P2 चला, फिर P3 चलेगा 8 से 12 तक, 8 से 12 P3 चला, फिर P4 चलेगा। P4 कहां तक चलेगा? 12 से 15, 15 तक। क्योंकि P4 को चाहिए नहीं 4 यूनिट, 3 ही यूनिट चाहिए, तो P4 कंप्लीट हो गया। तो P4 कंप्लीट हुआ तो अब फिर किसका टर्न आ गया दोबारा से? P1 का। फिर P1 का आया, तो P1 2 यूनिट बचा था, यहाँ 2 यूनिट तो बचा था, 4 चल चुका था, अच्छा तो 2 यूनिट के लिए चल गया P1। फिर P2 का टर्न आया तो वो पूरा 4 प्रोसेस हो गया, और P3 कितना बचा था? 3 यूनिट, तो वो 3 यूनिट चल गया। तो इस तरह का ये अच्छा। चार्ट बना इसका। अब नाउ इट्स क्वाइट इजी फॉर यू टू कैलकुलेट द वेटिंग टाइम। यू कैन जस्ट चेक कि P1 के लिए कितना वेटिंग टाइम होगा। वेटिंग टाइम फॉर P1 11 सर। 11 सर, 11। 11 होगा ना, क्योंकि 15 यस 4 से 15 के बीच इसको वेट करना पड़ा। यस सर। और अगर ये इसको बस टाइम और ज्यादा होता P1 का, तो ये 4-5 पार्ट में चलता है। इसमें तो सिंप्लिसिटी के लिए 2 ही पार्ट में चल रहे हैं लगभग, ठीक है। तो अगर ये 4 पार्ट में चलता, टेबल बहुत लंबी होती, तो तुम जितना स्लॉट बीच में खाली होता 2 प्रोसेसिंग के बीच, वो सब ऐड करते जाते P1 के लिए या हर एक प्रोसेस के लिए। इसी तरह P2 का वेटिंग टाइम, इसमें टाइम ऑफ अराइवल नहीं है देखो, तो हम एज्यूम करते हैं कि P2 सब 0 पर आए हैं। अगर क्वेश्चन में टाइम ऑफ अराइवल नहीं दिया हुआ है तो एज्यूम के वो सारे प्रोसेस 0 टाइम पर आए हैं। तो P2 के लिए वेटिंग टाइम कितना है? 9। 17 माइनस 8, 9। अगर सपोज करो P2 का अराइवल टाइम दिया होता 3 सेकेंड, तो कितना होता वेटिंग टाइम?
अगर P2 का टाइम ऑफ अराइवल दिया होता 3 सेकेंड। देखो सर 17 माइनस सर 18 होता सर। हाँ ठीक, गुड। नहीं 18 नहीं होता। 18 इसलिए नहीं होता ना कि देखो अगर ये 3 उस पे आता P2 3 सेकंड पर, तो P2 4 सेकंड पे शुरू हो गया ना, तो इसको 1 सेकंड तो यहाँ वेट करना पड़ता P2 को, ठीक है। और ये तो यहाँ ज्यों का त्यों रहता इतना। नहीं समझ में आया? मेरे कहने का मतलब कि अगर ये 3 सेकंड पे आता, टाइम ऑफ अराइवल का 3 सेकंड होता, तो P2 को 1 सेकंड यहाँ वेट करना पड़ता। है सर। 1 सेकंड यहाँ वेट करना पड़ता ना, चौथे सेकंड पे इसको प्रोसेस मिलेगा, प्रोसेसर CPU। 1 सेकंड यहाँ वेट करना पड़ता, और ये जो वेटिंग है ये तो बराबर ही रहती, ये 8 से 17 तक, इसमें तो कोई चेंज आता नहीं क्योंकि ये तो राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग है ना तो बारी बारी से सब प्रोसेस चलेंगे। तो आई थिंक आइडिया इज क्लियर। अभी इसमें क्या है कि बाय डिफॉल्ट ये मान के चल रहे हैं कि 0 सेकंड पर आया, तो जो P2 का वेटिंग टाइम है अभी कितना है, 17 माइनस 8 प्लस कितना, विदाउट टाइम ऑफ अराइवल 17 माइनस 8 प्लस 4 माइनस 0, 4 से